say it all with Iffat Umar. अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो के लिए टाइम निकालने। वालेकुम अस्सलाम और शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया है। आपका शो जिस तरह बड़े प्यारे अंदाज में हो रहा है, मैंने देखा है काफ़ी दफ़ा, तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं भी जाऊँ। मुझे शौक था कि आप आए और आज आप मैंने रियली इट्स एन ऑनर कि आप मेरे सामने बैठे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने सुहेल साहब बहुत मेहनत की, हाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, और अब खुशी होती है कि जब माशाल्लाह माशाल्लाह आपको इतनी, आपने अपनी एक मुनफरद पहचान बना ली है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा ख्याल है कि खुशी के साथ साथ वो जो स्ट्रगल का एक मेहनत का जो शौक़ है, वो उस ज़्यादा शुक्र इस बात का है कि वो अभी तक जिंदा है। अच्छा, तो कुछ अपने स्ट्रगल के किस्से तो सुनाएं। बड़े बड़े भयानक किस्से हैं और बड़े बड़े खौफनाक। पहले ये बताएं, घर से इजाज़त कैसे मिली थी? घर में मेरे उस वक्त जो हमारा बचपन है, आप चूँकि हमसे काफ़ी छोटी हैं इसलिए को ज़्यादा छोटी नहीं हो, आप मेरे हीरो आ चुके हैं। हाँ, वो करैक्टर इस तरह का था। बिल्कुल मुझे याद है कि एक NCA की स्टूडेंट के साथ एक सुनार शादी कर लेता है उसका। आई थिंक मेरी जिंदगी का एक बेहतरीन काम में बड़ा अच्छा वो ड्रामा था अयूब खावर साहब का। अच्छा, वो जब जो मेरा था ना जी स्टार्ट जिस दौर में, उसमें काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करते थे पेरेंट्स, घर वाले के ये फील्ड जो है ये इतनी अच्छी नहीं है ये, मगर वो उसमें फिर चूँकि उस वक्त तरक्की इसकी शुरू हो चुकी थी, डिसेंसी इसमें आ चुकी थी, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो आना शुरू हो गए हुए थे। वैसे तो अवाइल में ही जब फिल्म इंडस्ट्री यहाँ आके पार्टीशन के बाद शुरू हुई है, उसमें वहीद मुराद साहब जैसे पढ़े लिखे लोग मौजूद थे, और भी बहुत से जो हीरोज़ थे वो पढ़े लिखे लोग थे। ये पहले बताऊं कि मैंने फैसला कैसे किया कि ये मैंने अब करना है। मैंने एक दूध दही वाली दुकान में एक शेर पढ़ा, उसने लगाया हुआ था बोर्ड बना के, ज़माना दीदा व दिल फर्श राह करता है, ज़माना दीदा व दिल फर्श राह करता है, किसी भी फन में कोई बाकमाल हो तो सही। वाह। तो मेरे अंदर जो ये शौक़ पैदा हुआ ना जी, मेरे ग्रैंडफादर नाना मेरे बाबा पंजाबी डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर। अच्छा जी, रखी लोकां नाल फ़कीरा ऐसा बैन खलोन, कोल होवें ते हसन सारे ना होवें ते रोन। वाह वाह। उनकी कोई 40-42 अपनी बुक्स हैं, और ये जो सूफियाना कलाम है, बुल्ले शाह, वारिस शाह, मियाँ मोहम्मद बख्श, हाफिज़ बरखुरदार, पीलू, ये सारा मेरे नाना का मुरतब किया हुआ है। तो वो रेडियो से वाबस्ता थे, सूफ़ी तबस्सुम साहब ये लोग उस वक्त थे, तो अदबी प्रोग्राम बहुत होते थे। ठीक। रेडियो पे तो हम उनको अक्सर सुनते थे। फिर जब टेलीविज़न आ गया, और मुझे याद है मैं कुछ 6, 7, 8 साल का हूँगा कि वो हमारे घर आए, और हमारे घर भी टीवी आ चुका था। अच्छा, उस वक्त टीवी पहुँचना भी ऐसे ही था, ये एक खुशहाल घराने की बात है ये। हमारे घर टीवी आ चुका था, वो ब्लैक एंड व्हाइट सा मोटा सा जिसके आगे दरवाजा होता था। बिल्कुल, हमारे घर भी पहला जब आया था, हमारा तो बहुत लेटर आया था, हम तो पड़ोसियों के घर जाके देखते थे। हमने भी वो किया हुआ है, हमने भी वो किया हुआ, और जिस पड़ोसी के घर जाते थे वो बेचारा बड़ा रोब डालता था। उनकी जो खवातीन होती थी कि आप नीचे बैठो, ये देखना ये ना गिर जाए। ये जो डेकोरेशन पीस है वो, और हम तरस रहे होते थे उनके दरवाजे के बाहर खड़े होके। वो सोना चांदी और ये अपना अंधेरा उजाला, हाँ, ये चीज़ें जो हैं ये उस वक्त इस तरह हम देखते थे कि जैसे ईद हो गई है हमारी। तो उसमें नाना घर में आए डॉक्टर साहब, तो उन्होंने आके अब्बू से कहा कि यार मेरा आज टीवी पे प्रोग्राम चलना है, तो टीवी तो लगाओ। तो वो टीवी लगाने के लिए उसको अंदर से निकाला जाता था, उसका गुलाफ उतारा जाता था, और उसकी रूनुमाई होती थी रोज। हाँ जी, वो लगाया गया, तो वो प्रोग्राम उनका चल पड़ा जब, तो वो सामने बैठे हुए, मैं छोटा सा, मेरे ऊपर तो उस वक्त एक बिजली गिरी कि ये क्या हो रहा है, ये तो बाहर बैठे हुए हैं, ये डब्बे में टीवी में कैसे है। बिलीव मी कि जब वो चले गए, टीवी अंदर चला गया, तो मैंने काफ़ी देर बाद टीवी के वो पीछे से पेच खोल के, वो एक हार्डबोर्ड लगा होता था, उसको खोल के मैंने अंदर देखा कि अंदर बंदा कैसे घुसता है। तो अंदर वो बहुत सारी वो ट्यूबें लगी, मैंने डर के जल्दी से बंद कर दिया कि ये क्या किया है, ये तो अंदर तो जगह ही नहीं बैठने की।
तो ये मेरी एक पहली अट्रैक्शन थी टेलीविजन। दैट वाज द मोमेंट जहाँ पे जी हाँ, कि मैंने इसमें जाना है, इसमें घुसना है, इसमें से मैंने भी नज़र आना है। तो फिर ये परफॉर्मिंग आर्ट जो है शोबिज़ के हवाले से तो नहीं था इतना ज़हन में कभी आया, मगर जब वो ड्रामे देखने शुरू हुए और मैं FSC मेडिकल अपनी तरफ से डॉक्टर बन रहा था। अच्छा। जी हाँ, और हमारे एक प्रोफेसर होते थे मीर नज़ीर मरहूम, बहुत बड़े आदमी हुए हैं हमारे शहर के, तो उनके घर में ट्यूशन पढ़ने के लिए केमिस्ट्री की गया हुआ और उधर से हमने दोस्तों के साथ मैं फिल्म देखने चला गया पहली दफ़ा सेकेंड ईयर कॉलेज में। अच्छा। होए वो जब मैंने स्क्रीन देखी है कि इतना बड़ा टेलीविजन और वो उसमें वो चल रहा है डा डाम डाम डाम, एक म्यूजिक और शोर, बहुत मैं मुतासर हुआ कि ये तो कमाल चीज है भाई, मैंने यही करना है। वही डिसीजन ले लिया। और पहला चांस कैसे मिला? गुजरांवाला में मैंने अपने पैसों से एक ड्रामा प्रोड्यूस किया। हमारे दोस्त थे वो मिलने वाले, हमारे मोहल्ले में भी थे, एक अवान जी के नाम से, उन्होंने भी बाद में काम किया, लिखा भी स्क्रिप्ट के हवाले से भी। तो उनके मिलने वाले दोस्त अहबाब थे, वो थिएटर की एक रिहर्सल कर रहे थे, उनके होटल था उधर सिटी गेट के नाम से, तो उधर वो लोग रिहर्सल कर रहे थे, मैं उधर रिहर्सल देखने चला गया। फिर मैंने देखा जब, तो वो सारे एक्टर देख के ना, सारे बेचारे माड़े से और रंग सब के इस तरह के कि मैं डर गया कि ये हालत हो जाती है एक्टर की। तो मैं दौड़ गया, मैंने कहा ये नहीं ठीक। वो एक चारपाई पे सारे इकट्ठे बैठे हुए थे और लग रहा था कि आग लग के बुझ गई है इनको। अच्छा, तो आंखें हुए? हाँ, तो आंखें हुए जैसे कि तो मैं बड़ा सख्त डर गया कि ये बेचारे होते हैं एक्टर, तो मेरे ज़हन से निकल गया थोड़ी देर के लिए। मगर कुछ देर बाद ही हमारे कॉलेज में एक फंक्शन हुआ जिसमें मोहम्मद अली साहब मरहूम फिल्म स्टार मोहम्मद अली चीफ गेस्ट के थे। अरे वाह! ओए, उनको जब मैंने देखा, वो अपनी मर्सिडीज से उतरे और उन्होंने ब्लैक सूट पहना हुआ, टाई लगाई हुई, और वो सारे कॉलेज से इतने ऊंचे दूर से नजर आ रहे हैं चलते हुए, और लड़के उनके इर्द गिर्द कोई 200-300 लड़का, और वो हॉल तक जाते हुए मैंने ऑडिटोरियम में घुसते हुए जब उन्हें देखा तो मैंने कहा नहीं, एक्टर ही बनना है। उधर से फिर मुझे मस्ताना साहब कहते हैं कि अगर ये करना है तो फिर लाहौर चलो। मैंने कहा ले चलो मुझे। इधर आके फखरी अहमद मरहूम जी, बहुत बड़े डायरेक्टर और अदाकार हुए, मैं उनका फैन हूँ। उनके पास लेके गए मस्ताना साहब के, वो भी गुजरांवाला के थे फखरी। अच्छा। उनको जाके कहते हैं फखरी साहब ये भी गुजरांवाला का है। कहते हैं अच्छा जी। तो बस शुरू हो गए। तो वो बस चलते तो थिएटर से मुंह क्यों मोड़ लिया आपने, क्या हुआ? हो ये तो एक दुखी सी एक फीलिंग्स शुरू हो जाती है थिएटर में। असल में ना जी, फिल्म में भी ऐसे ही हुआ है, पता नहीं क्यों डर के जो अच्छे काम करने वाले, काम को जानने वाले लोग थे, वो सारे इधर उधर हो गए। और मेरा अपना भी इफ़त ये ख्याल है कि सबसे मौसर जो ज़रिया है अपनी सोसाइटी को एजुकेट करने का या कुछ देने का, कुछ इन्फॉर्मेशन देने का, वो थिएटर है। बिल्कुल। थिएटर चूँकि लाइव है और वो बड़ा असर छोड़ रहा होता है, और एक आम फर्द के लिए वो अप्रोचेबल भी है ना। जी हाँ, ये परफॉर्मिंग आर्ट के जितने भी शोबे हैं, ये फिल्म है या ये जो टेलीविजन है, उसमें थिएटर सबसे ज़्यादा मौसर है। और जहाँ शुरू हुआ था जब ग्रीस से, जब वो तो यूनान से मैं जब यहाँ लेके ये लोग आए हैं थिएटर, तो उसमें ये लोगों ने इससे थिएटर से ये काम लिया, रेवोल्यूशंस आई हैं थिएटर से, और ये वो आज भी इस पे कायम है। बिल्कुल। आप देखिए कि जितनी मर्जी उनकी मॉडर्न फिल्म होती है, उसमें वो मजहबी हवाले से या अपने सकाफत के हवाले से कुछ ना कुछ लोगों को एजुकेट जरूर करते हैं। हमारी बैड लक ये है कि हमारा थिएटर दे दिया गया सरकारी अदारों के हाथ में। तो उन्होंने ये असर किया। जी हाँ, मैं ये समझता हूँ अच्छा उस वक्त होता था जब सिर्फ इसको आर्ट्स काउंसिल देखती थी। अब जैसा हो रहा है, इसको 3 डिपार्टमेंट जो बड़े अहम हैं, वो इसको देखते हैं।
उसके बावजूद इसका ये हाल है। अक्सर आपको ये फ़िक्रा सुनते हुए बोलते हुए सुना होगा आपने बड़े बड़े समझदार एक्टरों को कि जी जो सोसाइटी में हो रहा है हम वो दिखा रहे हैं, जो लोग देखना चाहते हैं हम वो दिखा रहे हैं। ये जुमला है कि जो लोग देखना चाहते हैं हम वो दिखा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, मेरा ये फ़लसफ़ा है अपना, पता नहीं गलत है या ठीक है, तुम भी ना मुझे कुटना शुरू कर देना। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ मेरा क्या ख्याल है। मेरा ख्याल ये है कि भाई जो लोग देखना चाहते हैं, जो मांगते हैं आप वो दे रहे हो। आप क्या करियाने की दुकान हो कि आपको कोई आके कहता है जी 2 किलो आटा दे दो, आप आटा दे देते हैं। आपको कोई दाल मांगता है दाल दे देते हैं। यू आर एन एक्टर, यू आर आर्टिस्ट। आप आर्ट के शोबे से वाबस्ता हो, क्रिएशन के साथ मुंसलिक हो। वो मत दिखाओ जो लोग देखना चाहते हैं, जो तुम दिखाना चाहते हो उसे इस काबिल बनाओ कि लोग उसको देखें। तो फिर क्यों आपने थिएटर छोड़ा? आपने क्यों नहीं कोशिश की? करता रहा हूँ, बहुत कुछ किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अकेले में ये करके तैयार स्क्रिप्ट और उसको किया है, और साल 6 महीने 10 महीने बहुत से ड्रामे चले हैं, जिसमें पहला ड्रामा मेरा शाबाश बेगम था। पहला ड्रामा ही 5 महीने चला था उस वक्त। उससे पहले 16 दिन का ड्रामा होता था, 16 दिन के बाद चेंज हो जाता था। अब मैं किस किस को पकड़ के ये समझाऊं कि खुदा के वास्ते पैसे को ना देखो। मेरा अपना ये सारी ज़िंदगी असूल या सोच रही है कि आप इज़्ज़त जो है ना जी, वो इज़्ज़त की रोटी आप हाथ में पकड़ के चलना शुरू करें तो पैसा एक कुत्ता है, वो उस रोटी को देख के आपके पीछे पीछे आएगा। और पंजाब के थिएटर में और कराची के थिएटर में क्या फ़र्क है? आपने आहिस्ता आहिस्ता ये समझना शुरू कर दिया कि पंजाबी ज़ुबान सिर्फ जुगत करने के लिए या गाली निकालने के लिए। भाई पंजाबी ज़ुबान बुल्ले शाह की ज़ुबान है, और पंजाबी ही अपनी ज़ुबान बोलने से कतराता भी है। इसकी क्या वजह? मियाँ मोहम्मद बख्श की ज़ुबान है। पंजाबी ज़ुबान जो है वो वारिस शाह की ज़ुबान है, हाफिज बरखुरदार की ज़ुबान है। हम पंजाबियों का ही कसूर है? हाँ, हमारा कसूर है। मैं वही तो अर्ज करने लगा हूँ। हम वो वाहिद कौम है जो अपनी जुबान, ये जो है हमारी मादरी जुबान तो पंजाबी है, पंजाबी की, उसको बोलने से मैं उसमें बहुत बड़ा कसूरवार यहाँ पंजाब के जो लीडरान हैं, जो सियासतदान हैं, मैं उनको समझता हूँ। असल पंजाबी जुबान के लिए मेहनत जो करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। मैं अक्सर कहता था कि यार आप पंजाबी अपने स्क्रिप्ट को, फिल्म के और उर्दू के स्क्रिप्ट को आप दूसरे मुस्लिम ममालिक की तरह आप इस स्क्रिप्ट को यूनिवर्सिटी के हवाले क्यों नहीं करते कि वो चेक करें। ये कौन से गाने आपने रिकॉर्ड करवा दिए हैं पंजाबी ज़ुबान में? वो सीधी सीधी गालियाँ हैं। मैं तो वो सुन के मतलब ये अब मैं कैमरे के सामने बैठा हुआ हूँ, आपके सामने मैं वो शायरी नहीं सुना सकता, तो मैं अपनी बीवी के सामने वो गाना नहीं गा सकता। बीवी से ज्यादा बंदा किसके सामने खुल के बात कर सकता है? मैं नहीं वो गाना गा सकता जो रिकॉर्ड होके चले हुए हैं। और इस मुल्क के अंदर किसी ने ये नहीं पूछा कि ये जब शायरी या ये गाना जब पास हुआ था, जो फिल्म थी पास हुई थी, उस वक्त सेंसर बोर्ड के चेयरमैन साहब कौन थे? मैं कहता हूं उनको सजा ना दें, मीडिया के ऊपर उनकी फोटो रख के ना स्क्रीन के ऊपर, तो पीछे वो गाना चला दे कि ये वो भाई साहब थे ये जिन्होंने ये पोएट्री पास की थी, सेंसर की थी। सिर्फ इतना तो लोगों को बताएं ना कि ये वो कौन से गैरतमंद आदमी थे जिन्होंने ये मंजियां और डांगे और पता नहीं क्या क्या पास कर दिया हुआ है। ये इस मुल्क के अंदर हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अब आप क्यों एतराज हम करेंगे जी पंजाबी बेचारी नहीं ठीक रही, या आपने खुद बेड़ा गर्क कर दिया। आपने वो पंजाबी जो बुल्ले शाह वारिस शाह की ज़ुबान थी, मियाँ मोहम्मद बख्श की ज़ुबान थी, उसमें आपने जो गाने गाए हैं और गवाए हैं और जो चलाए हैं स्क्रीन के ऊपर, तो इंतहाई शर्मिंदगी वाली बात। हम समझते हैं कि जो टर्की का ड्रामा चल रहा है वो हमारी सकाफत है, हम तो अपनी सकाफत ही नहीं जानते। इसलिए हम कहाँ चले गए हुए हैं? हम यहाँ चले गए हुए हैं कि एक दोस्त जो है वो दूसरे दोस्त की बीवी के साथ इश्क कर रहा है। मैंने एक बड़ी अजीब सी बात की थी। मैं पैमरा की पहली सेंसर कमेटी का मेंबर था। पहली जो सेंसर कमेटी बनी थी उसका मैं भी मेंबर था और मैं अकेला एक्टर उसमें शामिल कर लिया गया। मैंने टीवी देखना शुरू कर दिया कि भाई मेरी ये ड्यूटी अगर इन्होंने लगाई है तो मैं देखूं तो सही मैंने बात क्या करनी है।
पहली मीटिंग में मैंने जाके ये कहा कि हजूर आप मेहरबानी फरमाएं, ये जो स्टार प्लस है इसे बंद करें। उस कमेटी के जो थे चेयरमैन वो थे जस्टिस आफ्ताब फर्रुख साहब। वो जस्टिस साहब कहते हैं जी क्यों? मैंने कहा जी मैंने वो देखा है, कुछ दिन आपने मुझे मेंबर बनाया है, मैंने वो देखा है स्टार प्लस, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे मज़हब में जहाँ पे आंखें बंद करने का या आंखें नीची करने का हुक्म है, वहाँ से स्टार प्लस का ड्रामा शुरू होता है। मुझे आंखें बंद करने का हुक्म है, वहाँ ड्रामा खोल देते हैं वहाँ से। ये कौन सी आप बात दिखा रहे हैं कि तौबा इस्तग़फ़ार। भाभी जो है वो देवर के साथ इश्क करना शुरू हो गई। ये आप कौन सी बात दिखा रहे हैं कि एक दोस्त जो है वो दूसरे दोस्त की बीवी के ऊपर नजर रखे हुए है? भाई मेरे मजहब में, मेरे कल्चर में, मजहब को भी आप एक साइड पे रखें, मेरे कल्चर में भी ये नहीं है। वो दिखाएं यार लोगों को, जो लोग भूल चुके हैं वो दिखाएं, लोगों को याद करवाएं। देखें मेरी बात सुने इफ़त, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। मिसाल ये है कि किसी भी बच्चे को अपना बाप पुराना लगता है। किसी भी औलाद को आप देखें, वो वालिदैन को पुराना समझते हैं, वो पुराना समझते हैं। अपने बच्चे बाप को पुराना समझते हैं। आपस में बैठ के कह ठीक है ना, आपने अब्बा प्यारा लगवाना है, इतनी सारी बात है। देखिए सकाफत आबा इजदाद की रवायात का नाम है। रवायत क्या है? खवातीन की इज्जत करनी है। आज आप रोते हैं जब कोई वाकया ऐसा आ जाता है, इस तरह का कोई वाकया होता है कि औरत की इज्जत लुट गई या औरत के साथ ज्यादती हो गई, तो सारा मुल्क चीखना शुरू कर देता है, सारा मुल्क शोर मचाना शुरू करता है, सारा मुल्क एसएचओ बन जाता है, सारा मुल्क एसएचओ बन जाता है। इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, उस केस के हवाले से सारे अपने अपने बयान देना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना जी? यार ये कोई भी नहीं सोच रहा कि ऐसे वाकयात क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। कीमती या बड़ी औरत, इसलिए उसको लपेटने के लिए कहा गया, कीमती चीजों को लपेटा जाता है और वो अच्छी लगती हैं, प्यारी लगती हैं। हमारी तो सोच मर्दों की ये होनी चाहिए और है। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाह रहा हूं कि जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो अपनी जिम्मेदारी ने उस वक्त आपको ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक दफ़ा जो मौजूदा मेयर है कराची के, उन्होंने एक बयान दिया था कि पंजाब के घर घर में मुजरा होता है, याद होगा आपको? वो तो इंतहाई बेवकूफ सा आदमी है, वो लेकिन उसकी शक्ल ही बेवकूफ है। पंजाब नहीं जाऊंगी मैं। नहीं, पहले मेरी बात सुने, पहले आप उस बंदे की दोबारा किसी दिन गौर से शक्ल देखिएगा, आपको लगेगा कि इसे कहते हैं बेवकूफ आदमी। मैं ये बात बिल्कुल नहीं करूंगा। कराची मेरा शहर है, मैं कराची को लाहौर से ज्यादा प्यार करता हूँ। मैंने जो कराची बचपन में देखा, पंजाब नहीं जाऊंगा मैं, जो आपका कैरेक्टर था वो एंडोर्स नहीं कर रहा था इस बात। नहीं, वो ये था कि देखें वो बल्कि इस चीज़ को वो ख़त्म करना चाह रहा है, वो राइटर उसमें वो ये चाह रहा है कि वो ये जो नई जनरेशन के जहनों में ये घुस रहा है ना, वो बल्कि उसका खात्मा कर रही है। वो जो लाइन है उस फिल्म की कि अपना ज़ाती किरदार है हम सबके। एक लड़की का, हीरोइन का एक ज़ाती किरदार है, हीरो का एक ज़ाती किरदार है, उसको सुबाई तासुब में ना घुसाओ। देखो मैं वही तो कह रहा हूं कि हम लोग सारा पाकिस्तान मरम्मत करने के लिए हर बंदा निकला हुआ है। कोई एक वाकया होता है तो कोई नवाज शरीफ को खोल के रख लेता है अपनी वर्कशॉप में, कोई इमरान खान के टायर उतार के उसकी मरम्मत शुरू कर देता है, कोई आसफ जरदारी का इंजन खोल के बैठा हुआ है। इस अपने इतने से हिस्से को कोई नहीं देख रहा। अगर अभी आपको मौका मिले कि आप 3 चीजें इस इंडस्ट्री में से निकाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो क्या करेंगे? देखिए मैं सबसे पहले तो शॉर्टकट को ख़त्म करना चाहूँगा। ये जितने मेरे थिएटर के आर्टिस्ट काम कर रहे हैं ये सारे मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं। थिएटर चल रहा है? हाँ चल रहा है, हर जगह पे हो रहा है। आप मिस्टर बीन देख लें, उसके जब क्रेडिट्स चलते हैं तो उसमें तो 36 राइटर उसके लिखे होते हैं।
आप चार्ली चैपलिन, आज तक नाम है उसका, डायलॉग नहीं बोला, आज तक वो हमारे जहनों में जैसे इसने देखा हुआ है। चार्ली चैपलिन से बड़ा तो आर्टिस्ट कोई नहीं है ना जी, कॉमेडियन दुनिया पे अभी तक आया। अभी तक नहीं, एहसास आके वो अभी भी लिटा देता है। सही बात। तो उसका भी एक वो मिथ के चलता था, तय करता था कि मैंने लोगों को क्या दिखाना है। इसलिए सिर्फ मैं अगर आऊं, मेरे पास 3 चीजें खत्म करनी मैं चाहूं, तो मैं सबसे पहले पूरी कौम के अंदर शॉर्टकट जो है ना जी, उसको ख़त्म करना चाहूँगा। शॉर्टकट ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया हर शोबे में। मैं बिजली चोरी करके अमीर होना चाह रहा हूँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता अपना माल बेच के अमीर नहीं होना चाह रहा। मैं सुई गैस चोरी करके अमीर होना चाह रहा हूँ। ये क्यों शॉर्टकट कर रहे हो खुदा के वास्ते? शॉर्टकट कितना फैल चुका है उसकी भी आपको वजाहत कर दूं। मेरा जो बाप था उसका पूरी जिंदगी का प्लान ये था कि मैंने अपनी बेटी ब्यानी है, मैंने अपने बेटों को अच्छी एजुकेशन देनी है, मैंने अपना एक अदद छत बनानी है जिसके नीचे मैं अपने बच्चों को और अपनी बीवी को लेके बैठ सकूं। बिल्कुल। मेरे पास अगर पैसे बच गए तो मैं हज करने जाऊंगा। दैट्स इट, नो मोर, नो मोर। कोई मुझे बताएं आपके अब्बू, मेरे अब्बू, किसी के अब्बू की कोई और ख्वाहिश होती? यही है, सिर्फ ये थी। यही। और ये सारी जिंदगी की ये प्लानिंग थी, इतनी सी सारी जिंदगी की। अब क्या है, सोच बता रहा हूं। ओए 7:15 हो गए, मैं अभी तक अमीर नहीं हुआ। बाखुदा ये सोच है, मैं आपको सच कह रहा हूं। अब ये सोच है, हम दिनों में, मिनटों में, घंटों में अमीर होना चाह रहे हैं। हम दिनों में हिट होना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि मैं जल्दी जल्दी से एकदम शाहरुख खान बन जाऊं, मैं जल्दी से हुमायूं सईद बन जाऊं, मैं जल्दी से अमानुल्लाह बन जाऊं। कोई बंदा लाइन में लग के नहीं जाना चाहता। यहां पे स्यापा पड़ा हुआ है, ते घर जाके कमीज ला के नंगे पिंडे फरिश्ते सौ जाते थे। यार तू इस काम वास्ते इतनी तेज आ रहा था पीछे से? धोती बन्नी गलो नंगा ते फरिश्ते सुताया। बुढ़ी वेख रही है कि ऐ देना मैं ब्याह कर बैठी, नमूना है ये ते उदो बड़े वाल वाह के फिर दस। मतलब कोई हवन्नक से जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं हम। हमें सड़क के ऊपर लगता है कि सबको बहुत जल्दी है। बंदा एक कफन दी खातिर किन्ना पैदा करता। MNA, MPA, एडवोकेट, जर्नलिस्ट, फलां अखबार, ये क्या हो रहा है यार? तुम्हारी कौन सी खबर मर चली है जो तुम्हें रास्ता दें जल्दी से और तुम निकल जाओ? एम्बुलेंस तो चलो है ना, जो उसकी एक निशानी होनी चाहिए कि इसके अंदर मरीज है। साफी की गाड़ी में कौन सी अखबार की आखिरी सांसें चल रही होती है? सही बात। उसने क्यों लिखा हुआ है अपनी नंबर प्लेट के ऊपर? क्यों लिखा हुआ है? इससे आप जहनीयत का पता चला है ना, जिसको कोई लाइन में होना ही नहीं चाहता, कोई क्यू में रहना नहीं चाहता। शॉर्टकट, शॉर्टकट, शॉर्टकट हर जगह पे। इसको थिएटर, ड्रामा इंडस्ट्री, टेलीविजन, फिल्म, शॉर्टकट ने मार दिया है। अब आफ्टर कोविड जो अब आप देख रहे हैं हालात, अब बहुत सारे लोग डिजिटल की तरफ जा रहे हैं। समझना चाहिए लोगों को, ये अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा एक पैगाम भेजा है। ये बखुदा मैं तो ये 5-6 महीने इसको मैंने कोई बीमारी या कोई वायरस नहीं समझा। मैंने ये समझा है कि ये अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा एक मैसेज भेजा है कि कुछ नहीं हो तुम लोग, तुम जितना मर्जी तरक्कियां कर जाओ, जो मर्जी कर जाओ, तुम एक छोटे से वायरस की मार हो। हाथ नहीं मिलाने दूंगा मैं तुम्हें एक दूसरे से। तेरी बीवी कमरे से डाक देगा, तुम बाहर बैठे रहोगे, बीवी कमरे में बंद कर दूंगा, तुम उससे डरते रहोगे। ओए कोरोना हो गया ऐसे। बच्चों को भी कहोगे मां दे कोल ना जाना पुत्र। ये अल्लाह ने हमें बताया, अल्लाह पाक ने हमें बताया है। ये छोटे छोटे मैसेजेस जो हैं ये बहुत बड़े होते हैं, मगर जिंदा कौमों के लिए, जिंदा इंसानों के लिए, एहसास लोगों के लिए। इतनी सी सारी बात है, सारा कुछ ठीक हो सकता है। थिएटर में मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, बेराह रवी का शिकार,
फिल्म के अंदर बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत बहुत बड़े टेक्नीशियन हैं। मुझे याद है मैं एक दफ़ा इंडिया एक ही दफ़ा मुझे शौक़ था दिलीप कुमार साहब को मिलने का, तो मैं उनके पास, ताहिर सरवर मीर बड़े अच्छे मेरे भाई हैं, वो मुझे ले गए, तो हम लोग यश चोपड़ा के थ्रू उनको मिले। अच्छा। तो पहले हम यश चोपड़ा साहब के ऑफिस में गए। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मैं पंजाबी हाँ, लाहौर दा वां, चुबुरजी क्वार्टरां च असीं रहिंदे सां, मेरे भाई दा ग्वाल मंडी च प्रैस सी, ते मैं वो रोटी वाला डब्बा फड़ के 7-8 साल का बच्चा निकर पा के नसा जाता हूँ सा रोटी दे पैदल। वो सारी उन्होंने बताया कि मैं खुद लाहौरिया हूँ। बड़े खुल गए हमारे साथ, बड़ा प्यार करना शुरू हो गए। मुझे कहते यार एक गल ते दस सोहेल, मैं हाँ जी। वो यार तुहाडा राइटर बहुत वड्डा है साडा, तुहाडा पोएट बहुत अच्छा है इंडिया नालों, तुहाडा सिंगर बहुत अच्छा है इंडिया नालों, मौसीकी तुहाडी कमाल है, तुहाडा टेक्नीशियन बहुत अच्छा है, तुहाडा मैं तो समझदा एक्टर भी तुहाडा अच्छा है, और तुहाडी फिल्म क्यों नहीं अच्छी बनन रही। अब मैं उनको क्या कहूँ कि उत्थे ते जी हमायूं गुजर बन रही है। देखो ना जरा, तो आप उसके आर्टिस्टों से पूछें कि यार है भोला सुनियारा वो कायदे आजम की तहरीक शामिल सी, ये कौन ने भाई साहब, या कालू शाहपुरिया तुसी बना रहे हो जेड़ी, ये कौन सन? कोई इसका जवाब है? कोई जवाब ही नहीं है। वो मुझसे अच्छे होंगे यार, मगर खुदा के वास्ते जो सामने लोगों को नजर आया है, आपने लोगों को एजुकेट करना है। एंटरटेनमेंट, वो मैं उसे एंटरटेनमेंट समझता ही नहीं जिसमें कोई मैसेज ना हो। ये कौन सी एंटरटेनमेंट? ऊंजी हसाना है तो फिर कुतकतारियां काट लो, दफा करो इस काम को। एवें इन्ने पैसे लाने जे हसाना, सारे खलो के एक दूजे दी वखियां च कुतकतारियां कड्डो, चलो जी अज हसीए। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ये नहीं है। ये बेवकूफ लोग हैं जो कहते हैं एंटरटेनमेंट होती है। एंटरटेनमेंट में कौन सा सबक हो? नहीं होना चाहिए, जिम्मेदारी है। अक्लमंद जिम्मेदार जो लोग हैं, जिनको ये पता है कि ये बड़ा अहम और बड़ा मौसर ये जरिया आपको सटल रखना है, पर आपको मैसेजिंग थ्रू आउट देनी है। हो सकती है। अच्छा सोहेल साहब, आप क्या ज्यादा एंजॉय करते हैं एज एन एक्टर? आपने कॉमेडी भी की, कैरेक्टर एक्टिंग भी की, ट्रेजेडी की कभी? बहुत दफा। उस वक्त तो होती थी, मैंने तो मेरा ख्याल है कोई 17-18 मिनट का सीरियस सीन और ओपन एयर थिएटर। और इफ्तिखार हैदर साहब मरहूम राइटर डायरेक्टर, तो स्क्रिप्ट जब मैंने पढ़ा तो जब उस सीन की बारी आई तो मैंने कहा हजूर ये मियाँ बीवी और मैं बीवी को इस तरह धक्के दे रहा हूँ इसमें और घर से निकाल रहा हूँ। कहते हैं ठीक है बाबूजी नहीं कर दे। अच्छा। मैंने कहा अच्छा। फिर मुझे कुछ देर बाद कहते हैं आप इसको 2-3 दफ़ा जाके घर पढ़िएगा, अगर आपको मज़ा आए तो फिर सोचते हैं शायद हो जाए। फिर कुछ देर बाद कहते हैं कि आप अगर मुझे रिहर्सल के बाद 1 घंटा दे दिया करें, आप और ये कौकब डार साहिबा, उसमें वो हीरोइन थी मेरे साथ, तो मेरे साथ आप शर्त लगा लें, अगर आप हूट होंगे तो मैं ये काम छोड़ दूंगा, मुझे आप पे इतना यकीन है। मैंने कहा अच्छा। तो वो फिर हम रिहर्सल करनी शुरू हो गए, 1 घंटा उनको ज़्यादा देना शुरू हो गया। वो हमने कर करके रिहर्सल से वो इतना अच्छा हुआ, उसमें बेपनाह जगह पे क्लैप होती थी। एक ये कोठा ड्रामा किया था, वो नशई का रोल, उसके आखिर पे काफ़ी सीरियस सीन था। मुझे अल्लाह ताला का ये करम हुआ कि मैं फ़खरी अहमद साहब के पास आया। वो फ़खरी अहमद मरहूम को जब मैं कोई संजीदा और ट्रैजिक रोल करते हुए परफॉर्म करते हुए देखता तो मैं कहता था कि यार इससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। जब मैं उनको कॉमेडी सी कोई बॉडी लैंग्वेज बनाए हुए देखता था तो मैं कहता था यार ये क्या आदमी है। मेरा ख्याल है मैंने कोई 100 के करीब सीरियल किए हुए हैं और उस सीरियल में मेरा ख्याल है कॉमेडी जो रोल है मेरे वो 15 होंगे, 20 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। होम स्वीट होम, लाइट मूड। टेलीविजन क्यों कम कर रहे हैं आप? ये जो मैं कर रहा हूँ ना जी शो इस वक्त इंफोटेनमेंट का हस्बे हाल पिछले 12 साल से अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था। ये 4 शो होते हैं इन अ वीक। तो कुछ टेलीविज़न चला गया कराची, वहाँ पे शिफ्ट हो गया।
तो यहाँ से मुझे जो 2 दिन होते हैं मेरे पास, मैं वैसे करना चाहूँ भी तो नहीं कर सकता, तो वैसे भी वो जो ज़्यादती है मेरा ख्याल है काम के साथ, अगर आप इस तरह करें, वो फिल्म फिर कर लेता हूँ। फिल्म में ये होता है कि मुझे वो जो प्रोड्यूसर है अगर वो मुझे मैनेज करना चाहे तो मैं कर लेता हूँ, वरना मैं वो भी नहीं करता। अजीज ही इतना अजीज कैसे हो गया ये तो बताएं। ये जो शो है, ये जो थे शुरू में मेरे साथ आफ्ताब इकबाल, उन्होंने 2-3 लोगों के साथ पहले ये किया, ट्राई किया। एक खातून भी उनके साथ बैठी, वो भी ऑन एयर नहीं हुआ था, वो जो टेस्ट ट्रांसमिशन चल रही थी उस टीवी की, वो कभी किसी के साथ कर रहे थे, कभी किसी के साथ। फिर इन्होंने शायद डिसाइड किया, उस वक्त YBM थे MD हमारे टेलीविज़न के, और जो हमारे टेलीविज़न के चेयरमैन हैं, ऑनर हैं मियाँ आमिर महमूद साहब, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैंने टीवी शुरू किया है। बड़ी अच्छी उनके साथ दोस्ती थी, पहले भी प्यार करते थे। तो मुझे कहते हैं मैंने टीवी शुरू किया है, तो तुम मुझे मुबारक देने भी नहीं आए। मैंने कहा मुझे तो खुद गुस्सा, आपने टीवी शुरू किया बताया भी नहीं। तो कहते आए हैं, आप आए मिल बैठ कोई बात करें बैठ के। तो मैं चला गया, तो वो MD साहब भी थे, ये आफ्ताब इकबाल भी थे वहाँ बैठे हुए। उन्होंने बताया कि ये इस तरह का एक शो है और हम चाह रहे हैं आपको साथ बिठाना। शायद उनके जहन में इसलिए भी कभी आया हो कि मैं अपने अक्सर थिएटर ड्रामों के अंदर भी ये स्टायर जो है पॉलिटिकल वो करता था। बहुत से, जैसे फीका इन अमरीका में मैंने कहा कि मैं हूँ परवेज मुशर्रफ वाल हो गया वहाँ, पहले मैं नवाज शरीफ वाल सा। तो वो लड़की कहती है क्यों, मैं क्या मैनू किसी सियाने बंदे ने दसिया इन्हें नहीं हले जाना, हूँ मैं इहदे हल हो गया। इस तरह की स्टाइल्स मैं करता रहता था अक्सर, पॉलिटिकल हवाले से पोएट्री लिख के, तो कवालियाँ कभी किसी ने पूछा आपसे आके कभी कोई मसले में पड़े इस वजह से? नहीं, मैं ये समझता हूँ आप अगर अपनी हद में रह के करें तो आपको कोई कुछ नहीं कहता, कभी कोई कुछ नहीं कहता। मुझे अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी रोल किया है, उन्होंने भी हमेशा प्यार किया है, बल्कि फ़ोन करके उन्होंने बड़ी मोहब्बत का इज़हार किया। मुझे ये मालूम है कि वो एक बड़े इज़्ज़तदार आदमी हैं और मजहबी हवाले से उनका एक नाम है, सियासत में उनका एक नाम है। मैं वहीं तक रहता हूँ जहाँ तक बात हज़म हो जाए या कह लें कि हो रही हो। मैं किसी की डिग्निटी को, किसी की अना को मजरूर नहीं करता। मेरा सिर्फ इतना ही है कि इसके बेटे ने या इसकी बहू ने या इसकी बेटी ने इस किरदार की जो असल है वो भी देखना है शो। तो मैं वहीं तक रहूं जहां तक इसके बच्चे मुझे गालियां ना देनी शुरू हो जाएं या इसके घर वाले ना मुझे बुरा भला कहना शुरू हो जाए, मैं वहां तक रहता हूं। तो मुझे सब लोगों ने हमेशा प्यार से ही मिले हैं और देखा है और डिस्कस किया है। मैं वो इशरतुल इबाद थे गवर्नर, बिल्कुल, तो मैं उनका पहली दफ़ा मैंने उनका गेटअप किया तो बड़ा अच्छा हो गया। अच्छा, वो मेरी इतनी बड़ा मुंह, मेरा शक्ल मिलनी शुरू हो गई। उसने, मेरा जो गेटअप आर्टिस्ट है इमरान नवाब, वो बड़ी मेहनत करता है, बड़ा टैलेंटेड आदमी, तो उसने वो गेटअप किया। तो मैं वो करके अगले दिन ही कराची किसी शूटिंग के लिए गया। तो मैं एयरपोर्ट से उतरा हूँ, मैंने फ़ोन ऑन किया जहाज़ से उतर के, तो पहली कॉल जो आई वो सरकारी फ़ोन से थी और कराची का था। मैंने कहा ये क्या, मैंने सुन लिया। वो सुना तो वो कहता जी मैं गवर्नर सिंध के सेक्रेटरी बोल रहा हूँ जी, गवर्नर जो सिंध हैं, तो गवर्नर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा, मुझे एकदम हुआ, मैंने कहा यार इसने माइंड ही ना किया बंदे ने। उस वक्त वो MQM की अजीब सी सूरत हाल, ये वो यार उन्होंने इतना प्यार किया, मुझे इतना खुश हुए कि मैंने मज़ा लिया है सुहेल भाई, बहुत अच्छा मुझे लगा है। मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि आपने गेटअप बड़ा अच्छा किया हुआ था, आपने डिस्कस बड़ा अच्छा किया है, आपका जो कंटेंट था बड़ा अच्छा था। बल्कि आप मुझे अगर फ़ोन पे कहीं पूछ लेते इस हवाले से, मैं आपको और बड़ी कॉमेडी बताता। ये उन्होंने मुझे कहा, मुझे बड़ा प्यार आया, क्योंकि ये एक कॉम्प्लीमेंट ही होता है जिनकी अगर आप करते हो कॉपी, तो जाहिर बात है मशहूर या कुछ होते ही है तो बनता। जी हाँ, जी हाँ, कोई अल्लाह के फजल से ऐसा बंदा नहीं है जिसका गेटअप किया और माशाल्लाह फ़ोन करके तो अप्रिशिएट ना किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सब ने।
अच्छा सोहेल साहब, जाने से पहले अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास 30 सेकेंड्स हैं और आपको अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर सुन रहे हैं, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहूँगा कि बाअमल बनने की कोशिश करें। आप अपनी सारी हुक्मरान जो हैं, आपकी जो जितनी भी टीम है, उनसे भी और ख़ुद भी ये कोशिश करें कि बाअमल आप आलिम बने। सबसे बड़ी इस वक्त जो खामी है वो अपोजिशन में भी और हुक्मरानों में भी, कोई भी हुकूमत हो, वो उनमें यही है कि बेअमल लोग हैं, बेअमल लोग हैं। बहुत सी ऐसी मेरे पास मिसालें मौजूद हैं जिसमें आप सादक और अमीन नहीं रहते। इसलिए अगर आपने ये नारा लगाया है तो फिर आप इस पे अमल भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया, इट वाज एन ऑनर फॉर मी। और मैंने आज आपके इंटरव्यू में भी इतना कुछ सीखा है कि मैं आपको नहीं बता सकती। नहीं, आप खुद ऐसी अच्छी फनकारा हैं और माशाल्लाह इतनी अच्छी खातून हैं, पढ़ी लिखी, आपकी सोच इतनी पॉजिटिव है कि मैं खुद आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक और मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ।